जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप ये स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली भर्तियाँ एसएससी जीडी की निकली हुई थी उसका ये पूरा आंसर की है। तो आज हम मैथ के सेक्शन को या मैथ के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। ये आप देख सकते हो, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। इसके अलावा भी कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर जिसमें आपका रीजनिंग, हिंदी, जीके जीएस शामिल है, वो मैं सॉल्व करवाया हूँ। तो अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं तो वीडियो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैथ का ये सेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा मैथ का आपका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है आपका, एक व्यक्ति गंतव्य तक पहुंचने के लिए 4 अलग अलग रास्तों से साइकिल चलाता है। इस पूरी यात्रा के दौरान औसत गति ज्ञात कीजिए। तो आपको औसत गति निकालना है। तो ये रही आपकी चाल यानी गति और ये रही आपकी दूरी। तो औसत गति का एक सूत्र होता है क्या, कुल दूरी बटे कुल समय। क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो ये आपकी दूरी है, तो हम इसको जोड़ लेंगे 20 और 15, 10 और 24, तो होती है आपकी 69। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपकी दूरी तो निकल आई, अब निकालना है आपको समय। तो समय कैसे निकलता है, समय का एक सूत्र होता है, समय बराबर होता है आपका, क्या होता है, समय बराबर होता है आपका दूरी बटे चाल। यही होता है, दूरी बटे चाल। ठीक है, तो दूरी आपकी ये है, चाल ये है। तो 5 का भाग हम देंगे 20 में, तो 5 चौके 20, 4 आ गया, प्लस 3 का भाग हम 15 में देंगे तो 3 पचे 15 आ जाएगा। ठीक है, फिर हम 2 का भाग 10 में देंगे तो 5 10 आ जाएगा, और 4 का भाग हम 24 में देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और हम इसको जोड़ देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, कुल समय पूरा निकल आएगा। तो 5 6 होता है 11 और 5 4 9 यानी आपका 20। और इस 69 का भाग हम 20, 69 में हम 20 का भाग देंगे तो 2, 20 का 20, 20 दूनी 40। ठीक है, 20 30 60, 3 बार जाएगा। ठीक है, 3 बार जाएगा, फिर आपका बचा क्या बचा, फिर बचा आपका 9। तो भागना स्क्रीन दी, एक 0 आ जाएगा, तो 20 चौके 80, तो 3.4 आपका राइट आंसर होगा। तो पहला ही ऑप्शन में आपका दिया गया है 3.45 किलोमीटर प्रति हावर। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, और मैथ में क्या है कि देखो यार, कैलकुलेशन है ज़्यादा, तो वैसे ही ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। और फिर अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप पूछ लेना कि यहाँ मिस्टेक की हो या समझ में नहीं आया, तो बिल्कुल आपको बताएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, देखो उसने क्या पूछा है, तो n उसने पूछा है 9x बटे 13y का मान क्या होगा। ठीक है, यही पूछा है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले है आपका 5x माइनस 2y। ठीक है, बटे में आपका लिखेंगे x माइनस 2y। ठीक है, मैं आपको सीधा सॉल्व भी कर देता हूँ। ठीक है, बराबर में आपका 9/17, हम इसको 9/17 लिख देंगे। ठीक है, इतना क्लियर। अब इनको क्या करेंगे, इसका त्रियक गुणा करेंगे, हम इसका त्रियक गुणा करा देंगे। तो 17 पना कितना होता है 85, तो ये आपने यहाँ 85 एक्स लिख दिया। ठीक है, फिर हम 17 भाग 2 में देंगे, तो 17 दूनी 34, तो ये 34 वाई आ जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, बटे लिख देंगे, बटे नहीं करेंगे, अब बटे तो हो चुका, रुक जाओ 1 मिनट, ये थोड़ा हम मिटा दूंगे, इसको मिटा देंगे। ठीक है, बराबर फिर आएगा आपका 9 का करेंगे, 9 एक्स आ जाएगा यहाँ पर, माइनस 9 दूनी 18, ये 18 वाई आ गया। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, इसके बाद फिर हम इसको और आगे सॉल्व करेंगे। फिर हम इसको इस 9 को हम इस साइड लाएंगे, तो ये 9 यहाँ प्लस का है और इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 85 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके 76x। कितने बचेंगे 76x। ठीक है, और आपका ये माइनस, तो माइनस हम लगा देंगे। उसके बाद आप देखोगे कि आपका ये 34 है और ये 18 है। तो 18 है किसका, माइनस का, और 34 है आपका माइनस का। ठीक है, तो इस साइड आ जाएगा, इस साइड आएगा तो हो जाएगा प्लस का। तो 34 में से आपके 18 जाएंगे तो कितने बचेंगे 16y। कितने बचेंगे 16y बचेंगे। ठीक है, इतना क्लियर। दूसरा कलर ले लेते हैं, 16y बचेंगे।
ठीक है। इसके बाद आप देखोगे कि आपका x बराबर आपका 16 हो जाएगा और x बटे वाई बराबर आपका 16 बटे कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा। अब हम इनको काट लेंगे तो 4 चौके 16 होता है, ठीक है, और 19 चौके 76 होता है। तो x का मान हो गया 4, y का मान हो गया आपका 19। तो 9 का गुणा हम 4 में करेंगे तो कितना आएगा, 9 का गुणा 4 में करने पर आपका आएगा यहाँ पर 36, ठीक है। 36 केवल आपका ऑप्शन 1 में है। 9 का गुणा 4 में 36 आ जाएगा और 13 का गुणा हम 19 में कर देंगे तो आपका 247 आ जाएगा, यानी ऑप्शन 1 ही आपका बिल्कुल सही होगा। आगे समझ में, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखो, अगला प्रश्न है आपका अंकित मूल वाला है, इसको थोड़ा अच्छे से समझना क्योंकि थोड़ा ये विस्तारित प्रश्न है। बाकी तो आपके सही है, थोड़े सरल ही हैं। जो देखो वो कह रहा है एक डीलर ने एक वस्तु पर 72,000 रुपये के अंकित मूल पर 20% की छूट दी। तो इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो भैया 72,000 तो आपका अंकित मूल है, ये 72,000 अंकित मूल है। छूट कितने की दी उसने, 20% की। अगर 20% की छूट दी तो कितना हो जाएगा 20%, 100 में से 20 गए 80 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसने छूट दी है। बटे में आप लिख देंगे यहाँ पर 100, ठीक है, 72,000 लिखा है। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 से 2 हमने ये बिंदी निकाल लेंगे और जब हम इसको भाग देंगे तो 8 दूनी 16, ठीक है, हाथ से लगी 1, 8 सते 56 और 1 57। तो कितना हो जाएगा 576 और ये आपकी 2 जीरो, ठीक है। कुछ यहाँ लिख देते हैं, आपका 576 2 जीरो आई नीचे लिख देते हैं, आप ए वाला यहाँ छोड़ दीजिएगा, ठीक है। हम यहाँ लिख देंगे 576 2 जीरो, ठीक है। इतना आपका सॉल्व करने के बाद आया। अब देखो वो आगे कह रहा है और 10% की हानि व्यय की, मतलब 10% की हानि हो गई इसको, किसको, मतलब ऑनर को, मालिक को 10% की हानि हुई। तो गुणा कितने परसेंट की, 10% की, तो 100 बटे 9, 90। 10% की हानि हुई, 10 घटा देंगे 100 में से, 90 हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा, इसमें टोटल आपका आएगा यहाँ पर 64,000। कितना आएगा 64,000। आप इसको सॉल्व कर लेना क्योंकि फिर सॉल्व करेंगे तो टाइम भी ज़्यादा हो जाएगा। तो कितना आएगा 64,000 आएगा, ठीक है। इसको आप काट लेना, आपका 64,000 आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद आपका आगे पढ़ो। वो कह रहा है अंकित मूल पर उसे कितने छूट देनी चाहिए जिससे उसे वस्तु पर 440 रुपये का लाभ हो। तो आपका जो 440 है, फिर एक का मूल आ गया तो 440 को हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि उसको लाभ लेना है। और अगर उसको हानि मतलब तो घटा देते, उसको लाभ लेना तो 440 को हम ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, मिटा दूं क्या इसको, रुक जाओ, 64,000 में 440 जोड़ देंगे, ठीक है। मैं मिटा रहा हूँ इसको, फिर आगे करेंगे, ठीक है, नोट कर लो उतना, ठीक है। अब मिटा दिया हमने। अब देखो आपका कितना हो रहा, 64,440 आपका ये हो रहा था। क्लियर हो गया इतनी बात। फिर आपका जो 64,440 आया है, ठीक है, तो आपका कितने पर आए, 72,000 पर आया। मतलब आपकी 72,000 की वस्तु थी, कितने ब्याज दी उसने, 64,440 में ब्याज दी, ठीक है। अब आपको 440 रुपये का लाभ हो, इतना आपको करना है। तो देखो हम इसका अंतर निकाल देंगे, 72,000 और आपका 1 मिनट, आपका 72,000 का अंतर निकाल देंगे। 72,000 से आपका जो 64,440 आया है इसको हम घटा देंगे तो इसका अंतर निकल आएगा, ठीक है। तो जब हम इसको घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, इसमें आपका 7560 आएगा, ठीक है। और 7560 में आपका बटे में 72 करेंगे, 72,000, ठीक है, गुणा 100, गुणा 100। अब इसको हम काट देंगे, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। इसका हम काट देंगे तो टोटल आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर टोटल आपका यहाँ पर 10.5% आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, देखो यदि व्यक्ति की आय 95,000 है और उसका व्यय 75,000 है, तो आय उसकी क्या है, आय लिख देते हैं, आय से होती इनकम। इनकम है उसकी 95,000, कितनी है, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं ना, अब सही है। इनकम है उसकी 95,000, आई से हो गया इनकम, इनकम है उसकी 95,000। इसमें तो यार उल्टा सीधा बन रहा है, टेढ़ा बकोड़ा।
देखो ये इनकम लिख दी 95,000, ठीक है, ये आपकी उसकी इनकम हो गई। और उसका व्यय है कितना, 75,000, 75,000, इतना क्लियर। यदि उसकी आय में 18% और व्यय में 12% की वृद्धि हो तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो आय है उसकी 95,000 और खर्चा है यानी व्यय है उसका 75,000। तो 95 से अगर 75,000 घटाएंगे तो बचत कितने की करता है, बचत वो करता है आपकी 20,000 की। मतलब उसकी 95,000 वो कमाता है जिसमें से वो 75,000 खर्च कर देता है, तो बचते भी तो होंगे। तो बचते कितने हैं, 20,000। कितने बचते हैं, 20,000 बचते हैं आपके यहाँ पर। इतना क्लियर हो गया। अब देखो इसको आगे सॉल्व कैसे करना है। देखो आगे वो कह रहा है उसकी आय में 18%, तो उसकी आय है 95,000, 95,000 में 18% करेगा तो ये रहा आपका 95,000, ठीक है। 95,000 में कितनी है वो करता है 18%, तो 118 हो जाएगा, बटे में 100 आ जाएगा आपका, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसका आएगा आपका 11,2100, ठीक है। इतना आपका आ जाता है। 18% की क्या होती है, आय में वृद्धि होती है। अब वो कह रहा है व्यय में 12% की वृद्धि होती है, तो व्यय है इसका 75,000, तो 75,000 में कितनी होती है वृद्धि, 12% की, ठीक है। तो हम व्यय में भी 12% की वृद्धि करेंगे तो 112 बटे कितना होगा, 100 होगा। तो हम इसको काटेंगे, काट दी तो इसका आपका आ जाएगा 84,000। कितना आ जाएगा, 84,000। अब देखो इसमें लिखने के लिए जगह नहीं बची है, यही दिक्कत आ रही है और कुछ नहीं है। नहीं तो इसको सॉल्व करवा देते। मैं तो सोच रहा था कि बोर्ड में सॉल्व करवाऊंगी तो 2 मॉल होती तो वैसे। तो इसका 84,000 आ जाएगा, ठीक है। अब वो कह रहा है आगे तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो आप देखो कि आपका बचत उसने पूछा है तो आपका ये आय था, ठीक है, ये उसका खर्चा था, तो बचत कर लेता था वो 20,000 की। लेकिन अब 18% की उसमें क्या हुई, आय में वृद्धि हुई, और आपका 12% उसके खर्चे में वृद्धि हुई, तो 84,000 आ गया। तो इसका अंतर कितना निकलेगा, तो इसका जो अंतर निकल रहा है वो आपका, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, फिर से मैं लिख दूंगा आगे, ठीक है। तो आपका 21,000 वो 11,2100 और बराबर में आपका 84,000। ये आपका जो नया वृद्धि के बाद आपका जो निकला वो 11,2100, और जो आपकी व्यय में वृद्धि हुई वो 84,000 हुई। और आपका जो इसका वो निकलेगा, बचत निकलेगी, वो कितनी निकलती है, इसमें घटाएंगे तो बचत आपकी निकलेगी 28,100 रुपये, ठीक है। कितनी निकलेगी, 28,100 रुपये। तो जो आपकी 28,100 रुपये निकले हैं तो उसकी बचत कितनी हो गई, 28,100 की। कितनी हो गई, 28,100 की उसकी बचत हो गई, ठीक है। तो आपका जो पहले उसने बचत कितने की थी, पहले उसने बचत की थी आपकी कितने की, 20,000 की, ठीक है। और दूसरी जो वृद्धि के बाद जो बचत हुई वो आपकी 28,000 कितनी हुई, 28,100 हुई है। तो हम इनके बीच का अंतर निकालेंगे, अंतर निकालने के लिए घटा देंगे तो इसका कितना निकलता है अंतर, अंतर निकलता है आपका 8100 का। कितना निकलता है, 8100। कितने पर निकलता है, 20,000 पर। कितने पर, 20,000 पर, ठीक है। गुणा हम 100 कर देंगे तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है। काट दो इसको, 1 2 2 से 2 गई, 1 से जी गई, 1 से जी गई, कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 40.5, ठीक है। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा थी इसलिए आपको लगा भी होगा कि बहुत बड़ा सवाल है, ठीक है। लेकिन इसका क्या होता है, बोर्ड में अगर समझाते या कॉपी में लिख कर 2 मोबाइल होते उसमें समझाते तो आपको जो इसका कैलकुलेशन है वो आपको छोटा लगता। लेकिन आपका मोबाइल में थोड़ा कम जगह है और उसी के हिसाब से बनता है तो आधे को वो मिटाना भी पड़ा। तो आपका राइट आंसर होगा 40.5%, ठीक है। सीधा सीधा जैसा प्रश्न बोलता हो वैसे ही आपको करता जाना और कुछ आपको दिक्कत नहीं है। अगला देखो, अगला प्रश्न है, ये तो बहुत सरल प्रश्न है। देखो, दिव्या ने एक कार 3,50,000 में खरीदी और 4,35,000 में बेची, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो सीधी सी बात है कि आपका लाभ प्रतिशत निकालना है तो इन दोनों के बीच का अंतर निकालो। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ रहा है, इन दोनों के बीच का अंतर आ रहा है 85,000। कितना आ रहा है, 85,000, ठीक है। कितने पर है, आपका किराया मूल्य कितना है, 35, 3,35,000, 3,50,000, तो किराया मूल्य कितना है, 3,50,000, ठीक है। परसेंटेज निकालना है, गुणा 100 कर देंगे, ठीक है।
अब हम इसको निपटा दो, 1 2 3, 1 2 ये 3 और ए से कट गया, 35 का भाग दे दो 850 में, तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 24.3%। आगे समझ में, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। इनके बीच का अंतर निकालना है, ठीक है। अंतर के बाद जो आए फिर आपका किराया मूल्य आपका ये 3,50,000 किराया मूल्य में हम भाग लगाएंगे, गुणा 100 कर देंगे तो आपका 24.3% आ जाएगा। अगला देखो, अंतर में भाग लगाएंगे किराया मूल्य का, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका मेंसुरेशन वाला है। देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको भी ध्यान से देखिएगा क्योंकि मैथ के प्रश्न है। एक लंबवती बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है। ये ध्यान रखना, अगर व्यास 14 सेंटीमीटर दिया तो हमेशा वो आधा होता है, ठीक है। क्या होता है, आधा होता है, व्यास का आधा होता है, ठीक है। एक लंबवती बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग ज्ञात कीजिए। तो समझिए क्या होगा कि सबसे पहले आपको लंबवती बेलन यानी बेलन का आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, उसके बाद आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और जो आ जाए तो उसको प्लस कर देना है यानी जोड़ देना है, तो आपका योग निकल आएगा। तो करते हैं इसको, ठीक है। तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो कितना होता है, 2 पाई आर एच। क्या होता है, 2 पाई आर एच, ठीक है। तो हम निकालेंगे इसको, ये हम लिखेंगे 2 पाई आर, 2 लिख दिया, गुणा 22/7 लिख देंगे, 22/7 के बाद, ठीक है। फिर आपका कितना है इसमें, ये आपका आधा है, ऊंचाई निकल आएगा आपका, ऊंचाई तो आपका है 2, ठीक है। आर जो आपकी त्रिज्या है वो निकल आएगी कितनी, व्यास की आधा करेंगे तो 7 सेंटीमीटर यहाँ त्रिज्या निकल आएगी, ठीक है। गुणा के निशान है। अब हम इसको काट देंगे, 7 से ये 7 कट गया और 2 दूनी 4 और 22 चौके कितना होगा आपका, 22 गुणे 4 करेंगे तो आपका 88 आ जाएगा। यानी आपका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना है, 88। इतना हो गया, एक क्लियर हो गया। दूसरा देखो, दूसरा निकालना है आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका क्या सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है 2 पाई आर, ठीक है, आर प्लस एच होता है। इतना क्लियर हो गया। तो हम लिखेंगे 2 गुणे 22/7। आर कितना है, पहले हमने क्या यूज किया, आर कितना है 7 है आर, फिर उसके बाद आपका कोष्टक है, कोष्टक में आपका 7 + 2 कर देंगे क्योंकि आपका जो ऊंचाई है वो 2 है, ठीक है। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो 7 से 7 निपट जाएगा और 7 2 यहाँ 9 हो जाएंगे और 22 दूनी हो जाएगा 44। तो 44 का गुणा हम कितने करेंगे, 9 में करेंगे। 44 का अगर 9 में गुणा करूँ तो आपका कितना आता है, आपका आता है इसमें 396। कितना आता है, 396, ठीक है। तो आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकल आया 88 और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकल आया 396 और हम इन दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि वो कह रहा कि योग ज्ञात कीजिए। योग का मतलब होता है जोड़ना, तो हम इसको जोड़ देंगे 88 और 396 का, तो आपका 484 आ जाएगा, 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। आगे समझ में, देखो आपका पूरा ही लिखा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये व्यास लिखा है तो व्यास हमेशा आधा होता है त्रिज्या का, ठीक है। तो व्यास 14 सेंटीमीटर तो त्रिज्या निकालना है तो 2 का भाग देंगे तो आपका 7 सेंटीमीटर त्रिज्या निकल आएगी। आर मतलब त्रिज्या होता है, एच मतलब ऊंचाई होता है, तो ऊंचाई 2 सेंटीमीटर दी गई है, सीधा सूत्र से सॉल्व करना है। अगला देखो, अगला प्रश्न है, एक शहर में भालुओं की संख्या प्रति वर्ष 3% की दर से बढ़ रही है। यदि शहर में भालुओं की वर्तमान जनसंख्या 21,218 है तो 2 वर्ष पूर्व भालुओं की जनसंख्या कितनी थी। तो एक प्रश्न में ध्यान रखना, जब भी आपका जनसंख्या वाला प्रश्न पूछा जाए, ठीक है, ये प्रश्न आपका पूछा जाता है, तो इसे अगर पूर्व में पूछा जाए, ठीक है, तो उसमें माइनस करना है, अगर आपका बाद में पूछा जाए तो उसमें प्लस करना है, ठीक है। तो उसने पूर्व में पूछा है, तो देखो इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो टोटल जनसंख्या कितनी, 21,218 है। कितनी है, 21,218, ठीक है। और 3% की दर है, तो 3% की जब दर है तो कितना हो जाएगा इसका, 3% की दर में ये हो जाएगा आपका 100/103,
ठीक है। अब मैंने बटे में 103 क्यों लिखा, वो इसलिए लिखा क्योंकि उसने पूर्व बोला है। अगर वो बाद बोलता तो हम 103/100 लिखते। समझ में आ गया। अगर वो बाद बोलता तो 103/100 लिखते, लेकिन उसने बोला है पूर्व, तो पूर्व में आपको ध्यान देना पड़ेगा, 100/103 लिखेंगे। ये इसमें आपको खास करके ध्यान देना है, ठीक है। और 2 वर्ष तो हम 2 का गुणा कर देंगे, तो ये 2 वर्ष आपका होगा, मतलब 2 बार। 2 वर्ष, अगर 3 वर्ष बोलता तो 3 बार कहते, 4 वर्ष बोलता तो 4 वर्ष 4 बार कहते, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे, इससे काटोगे तो आपका यहाँ 2 बार भाग जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ कितना आ जाएगा, 20,000। कितना आ जाएगा, 20,000। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। अब ऐसा है कि थोड़ा आप कैलकुलेशन करो तो आपके लिए भी बेस्ट रहेगा। मोबाइल में भी कैलकुलेशन करा सकते हैं, लेकिन उतना उसमें वो नहीं बचता ना जगह, इसलिए मैं कैलकुलेशन नहीं करा रहा हूँ। आपको पूरा हिंट देता जा रहा हूँ, और कहीं मिस्टेक नजर आए तो भी बताना। देखो पूरा हिंट दे दिया, इतना तो आप सॉल्व कर ही सकते हो, क्योंकि फिर कहीं बोलेंगे भाई आप अधूरा सॉल्व करवा लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है दोस्त, पूरा ही सॉल्व है, ठीक है। 20,000 आपका राइट आंसर होगा। अगला देखो, अगला प्रश्न है, ये भी आपका सरल है। देखो, एक्स ने कुल 180 रुपये में 40 पेंसिल खरीदी और 180 में 2 दर्जन पेन खरीदे, ठीक है। एक पेन और एक पेंसिल, एक पेन, अभी छोटा कर दो इसको, एक पेन और एक पेंसिल के मूल के बीच का अंतर निकालना है। मतलब जब उनका दोनों का मूल निकल आएगा तो बीच का अंतर कैसे निकालते हैं, घटा के। तो दोनों का मूल का अंतर निकालना पड़ेगा। तो पहले हम निकालेंगे दोनों का मूल। तो भैया एक्स ने 180 में कितनी पेंसिल खरीदी, 40। तो 180 का हम सीधा सा 40 में भाग देंगे, 180 पर हम 40 का भाग देंगे, कट जाएगा। ये कितनी बार जाएगा आपका, ये जाएगा आपका 4.5 बार, 4 चौके 16, ठीक है, 4.5 बार जाएगा, ठीक है। तो ये भैया पेंसिल का मूल निकल आया। अब दूसरा क्या है, दूसरा है आपका पेन। तो पेन कितने हैं, पेन 180 रुपये हैं, पेन है आपके 2 दर्जन। तो 2 दर्जन मतलब 1 दर्जन में आपके 12 पेन होते हैं, 2 दर्जन में होते हैं आपके 24 पेन। ये ध्यान रखना, दर्जन उसने बोला है। तो 1 दर्जन में 12 पेन और 2 दर्जन में 24 पेन। तो हम इसको काट देंगे। जब इनको काटेंगे तो आपका 7.5 बार कटेगा, ठीक है। अब आपका पेंसिल का मूल भी निकल आया, ये पेंसिल का है, और ये पेन का मूल भी निकल आया है। अब इन दोनों के बीच का अंतर निकालना है, तो हम इसको घटा देंगे। तो 7.5 में से अगर हम 4.5 घटाएंगे तो आपका कितना बचता है, 3.0 बचता है, यानी 3 रुपये बचते हैं। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान प्रश्न। अगला देखो, इसमें क्या है, इसमें क्या है, थोड़ा इसमें कैलकुलेशन नहीं है, बिल्कुल सरल है। देखो ये समझ, इस गौर से समझना, बिल्कुल सरल है। देखना, देखो, ए का वेतन, ए अपने वेतन का 45% भोजन पर खर्च करता है। कितना, 45%। ध्यान से समझना इसको, 45%। और अपने वेतन का 5% वृद्धा आश्रम में देता है। तो भैया ये भी तो खर्च ही किया ना, 5% वृद्धा आश्रम में दे दिया, या वृद्धा आश्रम में दे दिया, किसी को दान दे दिया, या कुछ मतलब खर्च कर लिया एक किस्म का। तो कितना हो गया टोटल, 50%। कितना हो गया, 50%। मान चलो कोई व्यक्ति है, वो 100 रुपये कमाता है, ठीक है, उसकी सैलरी है 100, तो उसने 50 रुपये उसने खर्च कर दिए। तो उसके पास 50 रुपये बचे कि नहीं बचे, बचे ना, ठीक है। तो 50% मतलब वो खर्च करता है। फिर देखो आगे वो कह रहा है, वह भोजन तथा वृद्धाश्रम पर कुल 28,500 रुपये खर्च करता है, ठीक है। तो मतलब 50% की जो वैल्यू है वो कितनी है, 28,500 रुपये। कितनी है, 28,500। वो कह रहा है भोजन और वृद्धाश्रम पर, ठीक है। पहले उसने परसेंटेज में बता रहा, आप पैसा में बता दिया पूरा दोनों का जोड़ के। तो भोजन और वृद्धाश्रम का उसने 28,500 बताया, यानी 50%। तो अभी 50% और बाकी है। तो उसने कहा ए की आय क्या होगी, तो 50% उसका 28,500 आ गया। 50% कितना होगा, 28,500 ही होगा, ठीक है। तो 28,500 और होगा, क्योंकि उसने 50% खर्च किया, ठीक है। 28,500 हम इसको जोड़ देंगे, ये जोड़ दो, 5 5 10, 8 8 16 1 17, और 2 2 4 1 5, कितना आ गया, 57,000। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सरल। अगला देखो, अगला है, इसको देखो, ये भी सरल है लेकिन इसमें जगह भी कम बन रही है। देखो सॉल्व करते हैं। देखो ये तो और आसान है, इसको समझना बड़े ध्यान से। वो कह रहा है ए एक पेंटिंग को 12 दिनों में पेंट कर सकता है, बी उसी को 8 दिनों में पेंट कर सकता है, सी उसी को 10 दिनों में पेंट कर सकता है। दिनों की संख्या ज्ञात करें।
ठीक है, इतना कर लिया अपना, इतना प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो भैया ए कितना करता है, ए करता है 12, ठीक है, बी कितना करता है 8, सी कितना करता है 10, ठीक है। ऐसे प्रश्नों में कार्य समय वाले में सीधा सा लासा निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम लासा निकालेंगे, इसे ध्यान से समझना, ठीक है। लासा इसका कितना आएगा, इसका लासा आएगा, अगर आप 12, 8, 10 का लासा निकालोगे तो इसका लासा आएगा आपका 120। ये आपका लासा आ गया, इतना क्लियर। अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे कि ए कितना काम करता है, बी कितना करता है। तो हम सीधी सी बात है, इसमें भाग देंगे। तो 12 का 120 में भाग देंगे तो 10 आएगा, ठीक है। 8 का भाग देंगे 12 में तो आपका 15 आएगा, 15 120 होता है। और 10 का भाग देंगे 12 में तो आपका 10 का भाग देंगे 120 में तो आपका 12 आएगा, ठीक है। मतलब ए जो है वो 10 काम करता है, बी जो है वो 15 काम करता है, सी जो है वो 12 काम करता है। और टोटल काम कितना है, टोटल जो काम है वो है 120। समझ में आया, ए काम करता है 10, बी काम करता है 15, सी काम करता है 12 और टोटल काम है 120, ठीक है। इसको मैं काट दूं तो आगे देखते हैं। फिर देखो वो कह रहा है अपन को क्या करना है, दिनों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है, जिसमें ए द्वारा पेंटिंग पेंट की जाती है। मतलब ए जो है वो पहले पेंट करता है, एक जिनमें ए द्वारा पेंटिंग पेंट की जाती है, ए पहले कार्य करता है। यदि बी और सी दोनों मिलकर एक दिन छोड़कर एक दिन साथ दें, पहले दिन ए अकेला पेंट करना आरंभ करता है। मतलब ये होगा कि पहले दिन ए काम करेगा तो ए पहले दिन 10 काम करेगा, ठीक है। उसके बाद बी और सी दोनों उसके साथ मिल जाएंगे तो कितने लोग हो जाएंगे, 3 लोग। मतलब पहले दिन ए अकेला काम करेगा और दूसरे दिन तीनों लोग काम करेंगे, ठीक है। तो हम इसकी वैल्यू थोड़ा इसको अलग कर देते हैं क्या, देखो यहीं से देख लो, ये मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो भैया ए पहले दिन कितना काम करता है, ए का वैल्यू है 10, तो भैया पहले दिन करेगा ये 10 काम, ठीक है। और दूसरे दिन आपका बी सी भी साथ में आ जाएंगे तो 10, ठीक है, ये 10 और फिर आपका बी भी है तो बी कितना करता है 15, फिर आपका कितना है, फिर आपका यहाँ सी भी आ जाएगा तो फिर आपका हो जाएगा कितना, सी कितना करता है 12। तो हम इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, एक दिन का आपका कितना काम करता है, दोनों अगर तीनों एक दिन काम करें तो कितना काम करेगा, 37 काम करेगा। मतलब 2 दिन का काम कितना हो गया, एक दिन का काम ए पहले करेगा तो 10 दिन और तीनों मिलकर काम करेंगे तो दूसरे दिन 37 काम करेंगे, ठीक है। मतलब 2 दिन का कार्य निकालना है तो 10 और 37 को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 47 होगा। मतलब 2 दिन में ए बंदे कितना काम करते हैं, 47 काम करते हैं, ठीक है। तो 47 जब काम करते हैं तो 4 दिन में कितना करेंगे, तो 4 काम दुगना करेंगे तो हो जाएगा 94, यहाँ लिख देते हैं। तो 4 दिन का काम कितना हो जाएगा 94, टोटल काम कितना है 120, बचा कितना है अभी 94 और आपका 120 आपका 26 बचा है अभी, ठीक है। 4 दिन में उन्होंने 94 काम निपटा दिया, 26 आपका बचा है, ठीक है। तो अब अगले दिन क्या करेगा, अगले दिन ए काम करेगा, ठीक है। अब ए की बारी है तो ए कितना काम करता है 10, तो 5 दिन हो जाएंगे आपके, कितने दिन हो जाएंगे 5 दिन, क्योंकि अगले दिन ए की बारी है तो 5 दिन हो जाएंगे जब, तो कितना काम कर लेगा 10 दिन। 94 में अगर हम 10 जोड़ेंगे तो 94 6 4 104, 104 काम हो जाएगा कितने दिन में, 5 दिन में। 104 काम कर लेगा वो 5 दिन में, तीनों मिलकर, ठीक है। 5 दिन में कर लेंगे तो 5 केवल आपका ऑप्शन 1 में है और किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। बाकी आपका जो बचा कितना काम बचा है, 4 है, 16 काम और बचा है। तो 16 काम वो तीनों लोग मिलकर करेंगे क्योंकि अगले जो दिन है वो तीनों की बारी है। तो 104 वो कर लेंगे, पॉइंट में दिया गया है। तो 5 आपका किस ऑप्शन में, ऑप्शन 1 में ही है, तो ऑप्शन 1 ही आपका बिल्कुल सही होगा। आपको समझ में नहीं आया हो फिर से मैं समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखो ए जो है उसमें बोला है ए अकेला पेंट करना आरंभ करता है, तो ए जो है वो पहले दिन जाएगा काम करने के लिए और दूसरे दिन आपके तीनों लोग आ जाएंगे ए बी सी, ठीक है। तो पहले दिन कितना काम करेगा, 10 काम करेगा और दूसरे दिन तीनों मिलकर करेंगे 37 काम। मतलब 2 दिन का हो गया आपका 47 काम, ठीक है। तो 4 दिन का कितना हो गया, 4 दिन का हो गया आपका 94 काम, ठीक है। अब बचा कितना है, बचा आपका 94 और 6 और 26 काम बचा है, ठीक है। तो अगले दिन फिर ए जाएगा, तो ए जब जाएगा तो वो कितना काम करेगा 10, यानी 5 दिन आपके ए हो गए, 4 और 1 5, तो 5 तो आपका ऑप्शन 1 में दिया है, तो सीधी सी बात है ऑप्शन 1 ही आपका सही होगा। अगला देखो, जो पुराना हो गया वो आराम से समझ जाएगा, जो थोड़ा नया कैंडिडेट होगा तो वो थोड़ा उसको समझने में दिक्कत लगेगी। अगला देखो,
ये जो आपका प्रश्न है देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। वो कह रहा है 5 महिलाएं एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकती हैं, ठीक है, जबकि 8 बच्चे उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 2 महिलाएं 4 बच्चे काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखो 5 महिलाएं 8 दिनों में काम कर सकती हैं, तो 5 कितनी महिलाएं, 5 महिलाएं और कितने दिन, 8 दिन, तो 5 अट्टे 40 कितना हो जाएगा, 5 अट्टे 40 हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि एक महिला जो वो काम करेगी कितने दिन में कर पाएगी, 40 दिन में। ये एक की वैल्यू निकल आई, एक महिला की वैल्यू निकल आई, ठीक है। और 5 महिला अगर करेंगी तो वो 5 महिला अगर करेंगी तो कितने दिन में निपटा देंगी, 40 दिन में निपटा देंगी, ठीक है। 1 मिनट यार सीधा सॉल्व करो इसको। देखो 5 महिला हैं और 8 काम है, तो 5 अट्टे 40 हो जाएगा। 8 बच्चे हैं और 10 दिन है, तो सेम इसका भी करेंगे, ठीक है। 8 दम 80 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 दम 80 हो जाएगा, ठीक है। और हम 40 और 80 का लासा निकालेंगे, तो 40 और 80 का लासा कितना आता है, 40 और 80 का लासा आता है 80, मतलब टोटल काम कितना है 80, ठीक है। और आपका जो वैल्यू है किसका, महिलाओं का, वो है 2, 40 दूनी 80 होता है, और बच्चों का वैल्यू कितना है 1, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद आप देखो कि 2 महिलाएं और 4 बच्चे, 2 महिलाएं और 4 बच्चे काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो 2 महिलाएं जब आएंगी, वैल्यू कितनी है इसकी महिलाओं की, 2 महिलाएं आ रही, वैल्यू है इसकी 2, तो 2 दूनी कितना काम हो जाएगा, 4 काम, 4 दिन में काम निपटा देंगे, ठीक है। 4 दिन में काम खत्म कर देंगे, क्योंकि 2 महिला आएंगी और वैल्यू इसकी 2 है, 80 काम है, 4 दूनी 40 दूनी 80, तो 2 काम, मतलब महिलाओं की जो वैल्यू है वो है आपकी 2, ठीक है। इसके बाद वो कह रहा है 4 बच्चे आएंगे, तो 4 ये बच्चे आ गए, और बच्चे की वैल्यू कितनी है 1, कितनी है 1, तो यहाँ पर कितना है 4 एकम 4। अब इन सभी को हम जोड़ देंगे, तो 4 और 4 हो जाएगा आपका 8, कितना हो जाएगा, 4 और 4 8, ठीक है, 8 हो जाएगा आपका। 8 के बाद आप देखोगे कि आपका टोटल काम कितना है 80, ठीक है। तो हम दोनों का मिला लिया, महिलाओं का और बच्चों का, तो 8 होता है, 8 का भाग दे देंगे हम 80 में, तो 8 दम 80, 10 बार जाएगा, यानी 10 दिन में निपटा देंगे। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। ऐसे प्रश्नों पे खासकर एक गुणा वाला आपका अपनाया जाता है, और मुझे भी थोड़ा लग रहा है कि मैं आपको अच्छे से समझा नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी आपका इसको सूत्र से करो तो ऐसे ही सॉल्व करते हैं अपन। जैसे मैं खुद हूँ तो मैं तो ऐसा ही निपटा दूंगा अपना, लेकिन समझाना भी पड़ता है, समझ में ना आए तो फिर फायदा क्या है, ठीक है। तो पहले महिलाओं का निकाल लिया, ठीक है, फिर हमने बच्चों का निकाल लिया, बच्चों के बाद फिर आपका इनका टोटल काम कितना है 80 आ गया, और 80 के बाद वैल्यू निकाल ली कि कौन कितना काम कर रहा है, तो महिला 2 काम कर रही हैं और बच्चे 1 काम कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 महिलाएं आएंगी तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 महिला आएंगी तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, क्योंकि उसकी वैल्यू 2 है, बच्चे की वैल्यू 1 है, और 4 बच्चे आ रहे हैं, तो 4 एकम 4 4 आ जाएंगे, और बच्चे और महिला की दोनों को ऐड कर देंगे, योग कर देंगे, यानी प्लस कर देंगे, तो 4 और 4 8 हो जाएगा, और टोटल काम है 80, तो 8 का भाग लगा देंगे 80 में, तो आपका 10 आ जाएगा। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, अगला प्रश्न है आपका चतुर्थ अनुपाती वाला। देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, तो सीधा सा बात है, इन दोनों का आप क्या कर दो, गुणा कर दो, भागे में आपका √6 कर दो, ठीक है। इसको चतुर्थ अनुपाती को ऐसे ही सॉल्व करते हैं, तो आपका कितना है, √8 है गुणे √21, ठीक है। इनका आपको गुणा कर देना है, और इसका 6 का भाग लगाना है, तो हम √6 का इसमें भाग लगाएंगे, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, देखो फिर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। ये जाएगा कुछ इस प्रकार, 21 गुणे 8, क्योंकि 21 है आपका बड़ा रूट लग गया तो सभी में रूट में ही आ गए, ठीक है। तो 21 गुणे 8 हो जाएगा, और बटे में आपका 6 आ जाएगा, मतलब ये सभी रूट में ही है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो 2 से काटेंगे 2 × 6, और इसको काटेंगे 8 को, 2 चौके 8, 4 बार जाएगा, और 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, और 3 7 21, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, अब आपको अगर आप लिखना चाहो तो कितना हो जाएगा, 7 चुके, अगर गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, √7 चुके 28 आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आए, 7 का गुणा 4 में करो 7 चुके 28 आ जाएगा। लेकिन 28 को कैसे लिख सकते हैं, 28 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 4 गुणे 7, तो भी वो 28 ही होगा, हम 4 गुणे 7 लिखेंगे, ठीक है। तो जो 4 है, तो 4 का अगर आप देखो किसका है, 2 का स्क्वायर है, कौन 4, तो हम कितने का स्क्वायर है 2 का, तो रूट में हम लिख देंगे 7, ठीक है, क्लियर। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखो,
अगला प्रश्न है, देखो एक कार 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, यदि वह अपनी सामान्य गति से आधी गति से यात्रा करती है तो उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। तो उसने समय पूछा है, तो आप देखोगे बड़े गौर से, तो आपकी कितनी किलोमीटर की दूरी है 240 की, तो हम 240 करेंगे, 5 घंटे का समय दिया है तो हम काट देंगे इसको, कितनी बार जाएगा, ये जाएगा आपका 5 से काटेंगे तो आपका 48 बार जाएगा। ठीक है, कितना टाइम लग रहा है इसको, थोड़ी स्पीड निकल जाएगी। ठीक है, 5 घंटे टाइम है, कितनी की स्पीड से 48 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है। ठीक है, 48। अब वो कह रहा है यदि वह अपनी सामान्य गति से आधी गति, तो कितनी गति से जा रहा है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रहा है, तो वो कह रहा है आधी गति से, अपनी सामान्य गति से आधी गति से करती है। तो भैया 48 का आधा कितना होता है 24, तो 240 में हम फिर से कितने का भाग देंगे, कितने का हम देंगे इसमें 24 का, तो 24 से हम 24 कितनी बार गया 10 बार। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। फिर कह रहा है तो उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। तो पहले कितने में कर रहा था 5 घंटे में, अब कितने में कर रहा है 10 घंटे में, तो इनके बीच का अंतर कितना हो जाएगा, क्योंकि समय निकालना है उसका। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इसका अंतर हो जाएगा 5। पहले 5 घंटे में कर रहा था, अब 10 घंटे में कर रहा है, तो इसके बीच का अंतर कितना निकलेगा, आपका 5 घंटे निकलेगा। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, अगला प्रश्न है आपका, एक दुकानदार अपनों वस्तुओं पर 40% की छूट देता है और उसके बाद भी 20% का लाभ अर्जित करता है 2400 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु के लिए दुकानदार कितना क्रय मूल्य भुगतान करता है। तो देखो आपका अंकित मूल्य कितना है 2400, इतना क्लियर, 2400 आपका अंकित मूल्य है। छूट कितना दे रहा है, छूट दे रहा है वो आपका कितने की 40% की, तो छूट देगा मतलब हानि, मतलब घट रहा है, तो 40% की छूट है तो आपका 60 आ जाएगा 100। उसके बाद वो 20% का लाभ अर्जित कर रहा है, तो क्रय मूल्य निकालेंगे तो हमेशा जो आपका 20 है वो ऊपर जाएगा, तो 120 बटे यहाँ पर कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉरी क्रय मूल्य निकालेंगे तो 20 नीचे आएगा, आपको ऊपर नहीं आएगा, लाभ निकालेंगे तब आपका 120 ऊपर जाता है। इसको काट देंगे, 1 मिनट, इसको हम काट देंगे। ठीक है, तो आपका क्या आएगा, आपका 100 बटे 120। चाहो तो आपको एक एक करके निकाल सकते हो। कैसे, पहले आप 40% का निकाल लो, यानी 60 को सॉल्व करके, उसके बाद जो आएगा उसमें आप 20% का लाभ निकाल लो तो वैसे भी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हम सीधा एक जैसा लग दिए तो आपका सॉल्व करते हैं। हम काटेंगे 60 एकम 60, 60 दूनी 120, 2 बार गया, 100 से 100 को हम निपटा दिया, 2 का भाग देंगे हम, कितनी बार गया 12 बार गया, तो 1200 कितने ऑप्शन में, ऑप्शन 3 में है। ठीक है, ऐसे सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे 2400 है, 2400 में हम 40% निकालना है, 60 बटे 100, इसको हम 2 से निपटाएंगे। ठीक है, 2 से 2 गई, फिर आपका 6 चौके 24, हाथ से लगी 2, और 6 दूनी 12, 12 2 कितना होता है 14 होता है, तो आपका यहाँ पर 1440 आ जाएगा। अब हम इसको 20% निकाल लो तो आपका आसानी से कितना आ जाएगा 1200 आ जाएगा। ठीक है, वैसे भी कर सकते हो और जो पहले बताया वैसे भी कर सकते हो। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है आपका, देखो इसे बड़े ध्यान से, एक व्यक्ति स्कूटर द्वारा 64 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है और वह साइकिल चलाकर 16 किलोमीटर की चाल से प्रारंभिक स्थान पर लौट आता है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो आपको औसत चाल बतानी है, और औसत चाल का आपका सूत्र होता है कितना, कैसा होता है औसत चाल का सूत्र, औसत चाल बराबर होता है आपका 2ab, ठीक है 2ab प्लस बटे a प्लस b। ठीक है, ये आपका औसत चाल का सूत्र है, तो हम लिखेंगे 2। ठीक है, फिर आपका ये 64 है तो गुणा 64 हो जाएगा, फिर गुणा आपका b कितना है, b है आपका 16, तो हमने यहाँ 16 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे a और b, a प्लस b, तो a यानी 64 है और प्लस आपका b यानी आपका 64 और 16 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम इसको काट लेंगे,
तो 16 एकम 16, 16 पंचे ये 80 हो जाएगा, ठीक है। और 2 चौके 8 हो जाएगा आपका, कितना 2 चौके 8 और 2 छक 12, 128 आ जाएगा। 5 का भाग देंगे, 5 कम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। आपका 25.6 आ जाएगा, 25.6 किलोमीटर प्रति हावर। तो ऑप्शन 1 ही आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। 128 से 5 का भाग दो, 25.6 आएगा, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, अगला प्रश्न ये भी सरल है, देखने में कठिन लग रहा था, जिसने कभी नहीं पढ़ा हो तो देखने में कठिन नहीं लगेगा। देखो 5 घंटियाँ सुबह 9 बजे एक साथ बजती हैं। ए, ध्यान से देखना, 5 घंटियाँ सुबह 9 बजे एक साथ बजती हैं। ए 12 सेकंड, 18 सेकंड, 24 सेकंड, 36 सेकंड और 45 सेकंड हो गई, पाँचों के अंतराल में बजती हैं। घंटियाँ पुनः किस समय पर एक साथ बजेंगी? तो सीधा सा है आपका, ये 5 जो दी गई हैं घंटियाँ, इनका हम, पहली तो है 12, दूसरी है 18, तीसरी है 24 और चौथी है आपकी 36, पाँचवीं है आपकी 45, ठीक है। ये आपकी 5 घंटी हो गई। अब इनका हम क्या करेंगे, इनका हम ले लेंगे भैया लासा। इनका लासा लेंगे तो आपका आता है 360 सेकंड। कितना आता है? 360 सेकंड। तो 360, तो दोस्तों ये बताओ 360 सेकंड में कितने मिनट बनेंगे? 1 मिनट में होते हैं आपके 60 सेकंड। 1 मिनट में जब 60 सेकंड होते हैं तो 360 सेकंड में कितने मिनट बनेंगे? तो आपके बनेंगे यहाँ पर 6 मिनट। कितने बनेंगे? 6 मिनट। इतना क्लियर हो गया? आपके कितने बनेंगे? 6 मिनट बनेंगे, क्योंकि 6 पंचे होता है 3 यानी 300 और प्लस 60 तो 360 हो गए। तो 6 मिनट जब आपके बन जाएंगे इनकी लाशा लेने के बाद, तो पहले कितनी बजती है? 9 बजे बजती है। तो आप कितने बजेगी? 9:06 पर बजेगी, ठीक है। कितने बजेगी? 9:06 पे। 6 मिनट आ गया ना आपका। 5 घंटिया का लाशा लिया, 360 आया। 360 में आपका 360 सेकंड आ गया। 360 सेकंड में आपके कितने मिनट होते हैं? 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो आपके 360 सेकंड में आपके 6 मिनट होंगे। मतलब पहले बजेगी आपकी 9 बजे, 9 बजे के बाद फिर आपका 6 मिनट के अंतराल में बजेगी, ठीक है। 6 मिनट के अंतराल में, तो आपका 9:06 पे आपकी अगली घंटी दोबारा से बजेगी, ठीक है। अगला देखो, अगला प्रश्न है आपका, ऐसे प्रश्नों को देखो कैसे सॉल्व करना है, यार कर लेना, ठीक है। ये आपका होमवर्क के लिए, करवा तो मैं भी दूंगा, लेकिन रहने दो इसको, आगे का देखो। अगला देखो, अगला प्रश्न है आपका, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर, इस वाला जो प्रश्न है ये आप होमवर्क के लिए लो, होमवर्क के लिए ले लो, ठीक है। ना बने तो फिर मैं इसको उसमें सॉल्व करवा दूंगा कमेंट बॉक्स में, कोई दिक्कत नहीं। देखो क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है थोड़ा। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को पिघलाकर 45 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन बनाया जाता है। तो बेलन का व्यास निकालना है। तो बेलन का व्यास आप सभी को पता है क्या होता है? आधा होता है, ठीक है। तो आपका देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। त्रिज्या का आधा होता है, लेकिन यहाँ पर वो नहीं होगा। तो भैया पहले तो हम निकालेंगे शंकु। तो शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3, रुक जाओ सही से नज़र भी तो होना चाहिए। 1/3, 1/3, अरे यार 1/3 ये होता है पाई, 1/3 पाई आर स्क्वायर कितना होता है? एच होता है। और बेलन का आयतन कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। इतना क्लियर, ठीक है। और आपकी देखो त्रिज्या भी दी है और उसने ऊंचाई भी दी है, कुछ नहीं करना। तो भैया हम इसको काट करेंगे सॉल्व। तो भैया 1/3, देखो पाई पाई से पहले कट ही जाएगा, ठीक है। आगे देखो सॉल्व करने वाले, आगे देखो फिर है आपका 1/3, ठीक है। आर कितना है आपका? आर है आपका, त्रिज्या कितनी है? 9 है, ठीक है। तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 में 81, तो आपका यहाँ 81 आ जाएगा गुणा में, ठीक है। उसके बाद फिर आपका कितना है? ऊंचाई यानी हाइट कितनी है? 15 सेंटीमीटर। तो गुणा 15 कर देंगे बराबर आर स्क्वायर कितना है आपका? आर स्क्वायर यहाँ रहेंगे क्योंकि वही आपको निकालना है, गुणा है आपका 45। इसमें आपका बेलन में आपकी वो नहीं दी गई है त्रिज्या, बेलन में केवल आपकी ऊंचाई दी गई है। तो ऊंचाई कितनी है? 45, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखो इसको कैसे करते हैं, 3 का भाग देंगे तो 3 एकम 3 और 27 3 81 होता है, तो ये 27 बार गया, ठीक है। और 5 एकम 5, 5 नम 45 होता है, ठीक है।
और 9 का भाग हम 27 देंगे, 9 एकम 9, 9 × 27 हो जाएगा। तो क्या आएगा आपका, क्या आ गया यहाँ पर 9 × 27। 1 मिनट रुकना थोड़ा, सॉरी यहाँ पर देखिए मैं हम यहाँ पर मिस्टेक कर दिए, यहाँ 5 लिख दिया हमने, 15 लिखना था। ठीक है, मिस्टेक हो जाती है जल्दी जल्दी में, तो हम इसको काट देंगे क्योंकि ये गलत लिख गया। नहीं काट रहा, नहीं काट रहा, देखो सीधी सी बात है आपका ये जो आपका यहाँ पर आ गया, ये 3 बार नहीं आएगा, रुक जाओ 1 मिनट, ये आपका यहाँ कट जाएगा। देखो आपका 3 का भाग देंगे 81 में तो आपका 27 बार जाएगा। ठीक है, और जो हमने 5 वहाँ लिख दिया तो 5 लिखना, 15 लिखना, क्योंकि इसकी ऊंचाई 15 है, मिस्टेक में लग गया 15 है। तो 15 का भाग देंगे हम 45 से, 15 × कितना होता है, 15 × होता है आपका 45। कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो यहाँ जो 9 लिखा है 9 लिखेंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार ये जाएगा। ठीक है, तो 3 है और ये 27 है, तो 27 3 में 27 में हम 3 का भाग देंगे तो 3 हम 27, यानी r² बराबर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, फिर हम 9 है तो स्क्वायर है तो रूट लगेगा, क्योंकि स्क्वायर है तो 9 में जब रूट लगाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। कितना आ जाएगा, 3। व्यास निकालना है तो व्यास में हमेशा 2 का गुणा करते हैं, तो 3 × 2 आपका यानी 6 सेंटीमीटर आपका ये व्यास निकल आया है। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, अगला प्रश्न ये तो सरल है। देखो, मोहन एक टेबल को 2832 बेच रहा है, यदि उसका लाभ 18% है तो टेबल का क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखो बेचा, अगर उसने कभी भी बेचा अगर वो हो, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं अंकित मूल वाले। ठीक है, तो बेचा हमेशा बराबर में ऐसे लिख देना। ठीक है, 2832, 18% लाभ अर्जित किया तो 118 हुआ, क्योंकि 100 में 18 जोड़ोगे 18% तो 118 भी होगा। हम इसका क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करा देंगे। ठीक है, और यहीं से काटना हो तो यहीं से काट लो, और आपको आसानी बना रहा हूँ। ठीक है, 2832 ठीक है गुणे 100 बटे में आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा यहाँ पर 118। ठीक है, अब इनको आप काट दो, कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना, 24 बार कटेगा 118, और 2832 कितने बार कटेगा, 24 बार। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 जीरो जो है 2400 आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, अगला तो ये तो और आसान है। ठीक है, आप तो 5-6 में ही पढ़ते आ रहे हैं। उसने पूछा है 40 और 50 के बीच कितनी आवाज़ संख्याएं हैं। तो 40 और 50 के बीच कितनी आवाज़ संख्या होती है, 3। कौन सी, 41, 43 और 47। कितनी होती हैं 40 और 50 के बीच में 3 आवाज़ संख्या, 41, 43, 47। ऑप्शन 1 ही आपका बिल्कुल सही होगा। तो ये थे भैया मैथ के प्रश्न, जो कि आपका मैं पहला प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कराया हूँ। और इसमें दिक्कत तो कुछ नहीं यार, केवल कैलकुलेशन में आपको दिक्कत होगी और समझ में नहीं आता आया होगा थोड़ा, इतना तो मैं भी जानता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, और आगे से प्रयास करूँगा कि और अच्छी तरीके से समझाऊँ। जय हिंद, जय भारत।